सभी को नमस्कार। हिस्टोरियोग्राफी की क्लास में अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है, मैं टॉपिक का नाम पढ़ देता हूँ अंग्रेजी में। नेचर ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस, इन्फेरेंस एंड फैक्ट। ऐतिहासिक के साक्ष्यों की प्रकृति और अनुमान और तथ्य। फिर अगला है प्रूफ एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। जैसे आज के ये जो टॉपिक हैं ये सारे ऐसे हैं कि इसमें जैसे प्राथमिक स्रोत है, द्वितीयक स्रोत है, तृतीय स्रोत है, कौन सा प्राथमिक है कौन सा द्वितीयक है, इस तरह के से प्रश्न आएंगे। और टॉपिक ऐसा है कि उसको च्युइंगम की तरह या द्रौपदी के चीर की तरह आप खींचते जाओ, च्युइंगम की तरह चबाते जाओ, इसका कोई अंत नहीं होना है। अपने को एक क्लास में मैं सोच रहा हूँ कि आज मुश्किल से 45-50 मिनट या 1 घंटे की क्लास में ये टॉपिक हो जाए। इसके बाद के जो टॉपिक होंगे इसमें वो थोड़े से व्यवस्थित होंगे, उनमें थॉट ओरिएंटेड चीज़ें भी होंगी। तो ये जो टॉपिक है मैं इसके नाम लिख देता हूँ जो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। ऐतिहासिक साक्ष्यों की प्रकृति। ऐतिहासिक साक्ष्यों की प्रकृति। ऐतिहासिक साक्ष्यों की प्रकृति, अनुमान और तथ्य। अनुमान और तथ्य। अनुमान और तथ्य। प्रूफ एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास में स्रोत। इतिहास के स्रोत, स्रोतों में कौन कौन से हैं? साहित्यिक, और साहित्यिक के अलावा आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स है वो, और इनमें भी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और इसके अलावा जो दूसरे स्रोत हैं वो हैं आर्कियोलॉजिकल या पुरातात्विक कह सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल या पुरातात्विक स्रोत। और एक है हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन या ऐतिहासिक व्याख्या, क्योंकि तथ्यों के साथ व्याख्या की चीज़ जुड़ी हुई है। और EH कार जो कहते हैं कि इतिहास में तथ्य से ज़्यादा व्याख्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्याख्या के जरिए इतिहासकार निरंतर संवाद करता रहता है, हिस्ट्री के नए नए नैरेटिव क्रिएट करता रहता है। ये तो है आज के अपने सिलेबस में। इसमें जो प्रश्न आएगा, मैंने पिछले वर्ष जो पिछली बार की एग्ज़ाम हुई है उनके 50 क्वेश्चंस में से इसमें एक क्वेश्चन आया है, और वो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर बहुत ज़्यादा अपने को टाइम स्पेंड नहीं करना है। इवन विदाउट रीडिंग यू कैन टेक द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर। पिछले वर्ष जो पूछा गया था उसका सही आंसर आप विदाउट तैयारी के भी दे सकते हैं। इसमें प्रश्न ये था कि अतीत की घटनाओं के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण कहलाते हैं। अतीत की घटनाओं के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों के विवरण कहलाते हैं। और विकल्प था पहला तथ्य, दूसरा प्राथमिक स्रोत, दूसरा तीसरा द्वितीयक स्रोत, और चौथा था मौखिक स्रोत। तो अतीत की घटनाओं के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों का जो विवरण है, प्रत्यक्षदर्शी का विवरण हमेशा प्राथमिक स्रोत होता है। ये क्वेश्चन 50 जो क्वेश्चन थे हिस्टोरियोग्राफी और इस शोध वाले टॉपिक के, इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन के, उसमें से स्रोत वाले टॉपिक पे ये एक क्वेश्चन आया था। तो इससे आप अंदाज भी लगा सकते हो कि बिल्कुल ये खोदा पहाड़ निकली चुईया जैसी चीज़ है। इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा मुश्किल कुछ इश्यू है नहीं। तो अब यहाँ पर बेसिक जो चीज़ है वो है तथ्य पर।
और तथ्य की क्या है व्याख्या। ये हम चाहे वो कॉलिंगवुड हो, चाहे वो EH कार हो, इनके संदर्भ में हम बार बार इनको रिपीट भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बार बार होती रहेंगी कि बेसिकली इतिहास में तथ्य और उसकी व्याख्या, वो सारी चीज़ें चलती रहती है। इतिहास बेसिकली तथ्य नहीं है। तथ्य वाला इतिहास तो कैंची और गोंद वाला इतिहास बताकर कॉलिंगवुड ने कभी का रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद में पिजन होल थ्योरी आई थी, कबूतर का सुराग वाला, कपोत सुराग वाला सिद्धांत, जिसमें तथ्यों के अंदर गहराई तक जाकर फिर इतिहास का अध्ययन किया जाने लगा था। तो यहाँ पर तथ्यों से संबंधित जो प्रश्न आ सकते हैं वो केवल ये आ सकता है कि तथ्यों का अध्ययन करते समय या तथ्यों का संकलन करते समय इतिहासकार को कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। अनुमान उसी जो ज्ञात चीज है, ज्ञात से जो भी हमें चीज है उससे अज्ञात की तरफ मूवमेंट है, वही अनुमान कहलाता है। अनुमान बेसिकली एक निष्कर्ष है जो कि साक्ष्यों और तर्क से निकलता है। साक्ष्यों से निकलता है, तथ्य से निकलता है, तर्क से निकलता है। इसमें हमें नॉन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलते हैं। और इसमें अनुमान में तथ्यों का चयन और व्याख्या, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अनुमान वाली चीज बेसिकली इसी व्याख्या के अंतर्गत ही आ जाएगी कि हमें कौन कौन सी चीज़ों का इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पर टॉपिक छोटा सा है। तथ्य के ऊपर मुझे एक बड़े फेमस राइटर हैं, मेरे पास इनकी एक किताब भी पड़ी है, टॉमस हार्डी। इनकी किताब है हार्ड टाइम्स, और इस किताब में बहुत वर्षों पहले पढ़ी थी। एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका नाम है थॉमस ग्रेट ग्राइंड। थॉमस ग्रेट ग्राइंड एक ऐसी स्कूल के टीचर हैं जो कि केवल तथ्यों की जानकारी देने में, बच्चों को तथ्य रटाने में विश्वास करते हैं। यहाँ पर एक बोर्डिंग स्कूल है जिसके वो एक इंचार्ज है, मिस्टर ग्रेट ग्राइंड, थॉमस ग्रेट ग्राइंड। और 19th सेंचुरी की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कंसेप्ट पर ये उपन्यास है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन में इनका बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास था। हार्ड टाइम्स में ये तथ्य वाली चीज़ है, ये मुझे बड़ी रोचक लगी, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें थॉमस ग्रेट ग्राइंड बच्चों को एक ही चीज़ रटाते हैं, जीवन में इंपॉर्टेंट है तथ्य, फैक्ट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ इज फैक्ट, नथिंग एल्स, यू शुड रिमेंबर ओनली फैक्ट। अब यहाँ पर इनके स्कूल में एक लड़की आती है जो उसके पेरेंट्स या फादर सर्कस में काम करते हैं, बहुत वर्षों पहले पढ़ा था। उस लड़की का नाम था सिसिलिया जूप या सिसी जूप कहते थे उसे। और वो बच्ची इमेजिनेशन की बात करती है, नए नए मल्टीपल इंटरप्रिटेशन की बात करती है। तो उसको मिस्टर ग्रेट ग्राइंड एक एविल इन्फ्लुएंस कह के कहते हैं कि सी इज एन एविल इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रन एंड द स्टूडेंट्स शुड नॉट मीट हर। उसको डिस्करेज करते हैं, बच्चों से वो ना मिले, क्योंकि वो इमेजिनेशन की बात करती है। वो सबके साथ शेयर करना, ग्रुप में रहना जैसे सर्कस में होता है, उन चीज़ों की बात करती है। और ग्रेट ग्राइंड कहते हैं जीवन में इम्पोर्टेंट है तथ्य। तो आज का टॉपिक भी अपना केवल इन तथ्यों पर आधारित है। लास्ट में एक बहुत वर्षों पहले पढ़ा था कि इसमें उसी तथ्यों की स्कूल में पढ़ा हुआ एक कैरेक्टर होता है स्टीफन ब्लैकपूल। स्टीफन ब्लैकपूल थॉमस ग्रेट ग्राइंड के सन होते हैं, बेटे होते हैं। उनका नाम भी टॉम ग्रेट ग्राइंड है जूनियर। उनको अरेस्ट करने की कोशिश भी करते हैं। वो कहते हैं कि शायद कुछ इस तरह का कथानक था। तो लास्ट में एक जगह कहते हैं कि डू यू नॉट हैव हार्ट, कि आपके दिल नहीं है। तो फैक्ट की स्कूल में पढ़ा हुआ जो इनका स्टूडेंट है ब्लैकपूल, वो कहता है कि यू आर टेलिंग रॉन्ग फैक्ट। हमें बचपन में ये बताया गया था विलियम हार्वे का ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम बताते हुए कि अगर हार्ट नहीं होता तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये है कि उस तथ्यों वाली रटंत प्रणाली के जो स्टूडेंट थे वो जीवन में बेहद नाकामयाब रहे। और जो लड़की इमेजिनेशन पर आधारित इन चीज़ों को
केयरिंग और शेयरिंग की नेचर पर थी, वो जीवन में बेहद कामयाब रही। खैर, इस कहानी में, क्योंकि ये बड़ा नीरस टॉपिक है, इसको मैंने थोड़ा रोचक बनाने के लिए आपको एक चीज़ बताई है। लिटरेचर मेरा बेसिकली पैशन है, हिस्ट्री से ज़्यादा मेरी रुचि साहित्य में रहती है। साहित्य और दर्शन ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हैं, और ये टॉपिक हिस्टोरियोग्राफी वाला बेसिकली फिलॉसफी से रिलेटेड है, इसलिए ये रोचक भी है। तो हम अब ऐतिहासिक साक्ष्यों की प्रकृति और जो तथ्य हैं इस टॉपिक पर आते हैं। इतिहास में जो साक्ष्य की अवधारणा है, ये सबसे पहले कॉलिंगवुड ने प्रस्तुत की। तो साक्ष्य की जो अवधारणा है, ये सबसे पहले कॉलिंगवुड ने प्रस्तुत की थी। कॉलिंगवुड पहले विद्वान थे जिसने इतिहास में साक्ष्य की अवधारणा प्रस्तुत की। कॉलिंगवुड वही विद्वान है जिसने कैंची और गोंद, सीजर एंड पेस्ट के सिद्धांत को रिजेक्ट किया। क्योंकि ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये तथ्य से जुड़ी हुई है, और अपने जो टॉपिक का नाम है ऐतिहासिक साक्ष्यों की प्रकृति, तथ्य और अनुमान, या अनुमान और तथ्य, तो कैंची और गोंद सिद्धांत का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि जो पुराना, बेसिकली नाम भी इनका दिया हुआ है, कि जो पुराना तथ्यात्मक जो सिद्धांत था इतिहास का, वो बेसिकली कैंची और गोंद का सिद्धांत है। कैंची और गोंद का मतलब ये है कि इतिहासकार केवल तथ्य ढूंढ के लाते हैं और उनको चिपका देते हैं, विदाउट एनी इंटरप्रिटेशन। दे पेस्ट द फैक्ट्स, वो तथ्यों को चिपका देते हैं बिना किसी इंटरप्रिटेशन के। तो इन्होंने कैंची और गोंद शैली का, या जो गोंद सिद्धांत है, इसका विरोध किया। और बेसिकली इनका जो सिद्धांत था, इन्होंने वैज्ञानिक विधि से साक्ष्यों के प्रस्तुतिकरण पर ज्यादा बल दिया। तो इनकी जो बेसिक कंसेप्ट थी, वैज्ञानिक विधि से साक्ष्यों का प्रस्तुतिकरण। वैज्ञानिक विधि से इन्होंने साक्ष्यों के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया। कॉलिंगवुड के इसी का परिणाम था कि बाद में एक पिजन होल या कबूतर जो सुराग वाली जो थ्योरी है वो भी है, जिसके अंदर साक्ष्यों को बड़ी गहराई से उसके अंदर तक जाकर उनका अध्ययन किया जाता है, जिसे कबूतरी सुराग विधि कहा जाता है। पिजन होल मेथड। और इस पिजन होल मेथड ने इतिहास के लेखन, इतिहास के अध्ययन को विज्ञान के नज़दीक लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कॉलिंगवुड के अनुसार इतिहासकार द्वारा इतिहास के अध्ययन में जो कुछ भी सहायक है, इतिहास के प्रश्नोत्तर में जो कुछ भी सहायक है, जिससे इतिहास को जानने में मदद मिलती है, उसके निर्माण में मदद मिलती है, उसे साक्ष्य कहा जा सकता है। तो इन्होंने एक साक्ष्य की बड़ी डेफिनेशन दी है। साक्ष्य की अवधारणा भी कॉलिंगवुड ने दी थी, और डेफिनेशन क्या है कि इतिहास के प्रश्नोत्तर में, इतिहास के निर्माण में जो कोई भी सहायक है, उसे ही हम क्या कह सकते हैं, तथ्य कह सकते हैं। जो कुछ भी सहायक है उसे उन्होंने तथ्य का नाम दिया है। यहां पर प्रश्न बेसिकली ये आ सकता है कि कैंची और गोंद का सिद्धांत का विरोध किसने किया? सबसे पहले कॉलिंगवुड ने किया। कबूतरी सुराग विधि, ये अवधारणा, ये नाम किसने दिया? हालांकि ये पहले से भी इससे रिसर्च ओरिएंटेड एक वैज्ञानिक जो अध्ययन विधि थी उसको कबूतरी सुराग विधि कहा जाता है। कॉलिंगवुड से पहले से भी चली आ रही थी, लेकिन ये नाम कॉलिंगवुड ने दिया। तो एग्जाम में प्रश्न बेसिकली यहाँ से आ सकता है। बाकी प्रश्न प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत, तृतीयक स्रोत, इनके ऊपर प्रश्न आएंगे। तो जैसा मैंने बताया कि कैंची और गोंद सिद्धांत में तथ्यों को एज इट स्वीकार किया जाता है, इनकी व्याख्या नहीं की जाती। जबकि कबूतरी जो सुराग विधि है या कपोत कठोर विधि है, उसमें ऐतिहासिक स्रोतों के अंदर गहराई तक उनका
अन्वेषण किया जाता है और उनके अन्वेषण और विश्लेषण के जरिए निष्कर्ष निकाला जाता है। तो ये दोनों का बेसिक, क्योंकि स्रोत अपने टॉपिक है और स्रोत में ये दोनों का जो एक कंट्राडिक्टरी अवधारणा है इतिहास के अध्ययन की, प्रारंभिक जो कैंची और गोंद वाली और नई कबूतरी सुराग विधि, इनका अंतर अपने समझ में आ जाना चाहिए। और ये बेसिकली पिजन होल विधि ऐसी विधि थी जिसने इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में लाकर खड़ा करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे थे, जैसे प्रारंभ में अगर 18th सेंचुरी में देखें, 16th सेंचुरी के लास्ट से या 17th सेंचुरी के लास्ट से 18th सेंचुरी के बिगिनिंग में विको, जिसने साइंजा नोवा नामक किताब भी लिखी थी, वो भी है, कांट है, हाइडर है और स्पेंगलर, टॉयनबी, इन सभी ने बेसिकली इसी कबूतरी सुराग विधि का उपयोग किया है। इसमें विको, ईगल, हाइडर, स्पेंगलर, टॉयनबी, खुद कॉलिंगवुड, इन सब ने इसी पिजन होल मेथड के जरिए इतिहास का अध्ययन किया और इतिहास को विज्ञान के नज़दीक लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बस एग्ज़ाम का फैक्ट यही याद रखना है कि ये कबूतरी सुराग विधि नाम कॉलिंगवुड ने दिया। मैं कई बार इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। बेसिकली ऐतिहासिक साक्ष्य जो है वो संपूर्ण ऐतिहासिक ज्ञान का आधार है। अगर ऐतिहासिक साक्ष्य न हो तो इतिहास बेसिकली एक लिटरेचर या साहित्य की श्रेणी में आ जाएगा। इतिहास और साहित्य में बेसिक फ़र्क यही है, वो भी इमेजिनेशन है, यहाँ पर भी साक्ष्य और इतिहासकार के बीच में एक अनवरत संवाद चलता रहता है और वर्तमान की ज़रूरतों के अनुसार उसको इंटरप्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर भी पर्याप्त लिबर्टी ली जाती है। तो अंतर तो दोनों में केवल साक्ष्य का ही अंतर रहा है। बेसिकली जो अंतर है वो किस चीज़ का है, वो अंतर साक्ष्य का अंतर रहा है। तो ऐतिहासिक साक्ष्य संपूर्ण इतिहास का आधार है। और ऐतिहासिक साक्ष्य बेसिकली है क्या? ऐतिहासिक साक्ष्य किसी घटना का, ऐतिहासिक साक्ष्य किसी घटना का क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करने वाला जो भी क्रमबद्ध ज्ञान है उसको ऐतिहासिक साक्ष्य कहा जाता है। तो ऐतिहासिक साक्ष्य इतिहास का आधार है। इतिहास का आधार है, यानी इसके बिना इतिहास बेसिकली क्या बन जाएगा? इतिहास, हिस्ट्री विल बिकम लिटरेचर। इसके बिना इतिहास एक साहित्यकार की एक कल्पना मात्र बन जाएगा। राजा रानियों के किस्से तो साहित्य में भी बहुत होते हैं, लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य है ये इतिहास को साहित्य से अलग करता है। और ऐतिहासिक साक्ष्य बेसिकली किसी घटना का क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करने वाला जो करती है उसे ऐतिहासिक साक्ष्य कहते हैं। तो ऐसी ऐतिहासिक साक्ष्य किसी घटना का क्रमबद्ध ज्ञान, किसी घटना का क्रमबद्ध ज्ञान ऐतिहासिक साक्ष्य कहलाता है। ऐतिहासिक साक्ष्य में किसी घटना, व्यक्ति या काल को ये ऐतिहासिक साक्ष्य किसी घटना, किसी व्यक्ति या काल से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं। यानी मान लीजिए हमें अशोक के काल का अध्ययन करना है तो ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में हमें उसके अभिलेख लेने पड़ेंगे। या मान लीजिए अगर उस समय की कोई जानकारी है नहीं, साहित्यिक स्रोत सीधा है नहीं, तो उन अभिलेखों के माध्यम से, यानी वो अभिलेख अशोक के जीवन के से या उनकी घटनाओं से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। ये साक्ष्य की विशेषता होती है कि साक्ष्य किसी भी काल में घटना, व्यक्ति या उस काल से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए रहते हैं, तभी वो ऐतिहासिक साक्ष्य बन पाते हैं। तो ऐतिहासिक साक्ष्य जो कि उनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए सारा इतिहास का आधार है। और इसीलिए जो साक्ष्य हैं
और इनको ऐतिहासिक तथ्यों का को कई बार पर्यायवाची के रूप में भी काम में लिया जाता है। ऐतिहासिक साक्ष्य जो या ऐतिहासिक तथ्य हैं उनको ही हम क्या कह देते हैं, साक्ष्य कह देते हैं। तो ऐतिहासिक तथ्य ही साक्ष्य कहलाते हैं, साक्ष्य कहलाते हैं। लेकिन तथ्यों की एक खास बात है कि तथ्य तो जो जैसे हैं वैसा का वैसा वो नरेट कर देते हैं। जैसे रांके ने कहा है कि इतिहासकार का काम है कि जैसा है वैसा दिखा दिया जाए, जैसा है वैसा दिखा दिया जाए। तो ऐसी ऐतिहासिक तथ्य आपको जैसा है वैसा दिखा देंगे। अब यहाँ पे जरूरत पड़ती है इंटरप्रिटेशन की, व्याख्या की, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ऐतिहासिक तथ्यों को हम साक्ष्य कह सकते हैं, लेकिन और ये जो ऐतिहासिक तथ्य या साक्ष्य हैं यही इतिहास के आधार हैं। लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्य अपने आप में कुछ बोलते नहीं है। ऐतिहासिक तथ्यों को अगर सीधा आपने उतार के लिख दिया किताब में तो वो कैंची और गोंद वाला इतिहास बन जाएगा। अब यहाँ पर जो प्रश्न आता है वो व्याख्या से संबंधित प्रश्न आता है। यहाँ पर प्रश्न आता है वो ऐतिहासिक तथ्यों की प्रामाणिकता से संबंधित प्रश्न आता है। ऐतिहासिक जो साक्ष्य है या जो तथ्य है क्या वो प्रामाणिक है या उनमें कोई मैनिपुलेशन हो रखा है। हो सकता है ताम्रपत्र किसी ने गलत बना के दे दिया हो, या हो सकता है कि अभिलेख भी किसी ने गलत बना के दे दिया हो। ऐसा एक रेफरेंस भी मिलता है 1890-95 के आसपास बिहार में एक प्रसिद्ध इतिहासकार अशोक के अभिलेख भी, अशोक से पहले के कुछ अभिलेख, अशोक के अभिलेख नकली ही बना रहे थे और उनके ऊपर तेजाब और अन्य कुछ इस तरह के केमिकल डालकर उनको पुराना भी बना रहे थे। एक अभिलेख तो उनका बाद में माना भी गया जिसमें ये कहा गया कि हिद बुद्धे जाते जाते यानी यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था, लेकिन बाकी के बाद में उनको निष्कासित कर दिया गया इंटरनेशनल हिस्टोरिकल कम्युनिटी से। तो ऐसा भी हो सकता है कई बार कि इतिहासकार अपने आप को रिकॉग्निशन देने के लिए एक इस तरह से फैब्रिकेटेड चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर दे, या उसके सामने गलती से ही, उसकी भी गलती नहीं हो लेकिन पहले के पुराने टाइम में इस तरह का कोई मैनिपुलेशन किया गया हो जिसके ज़रिए वो ऐतिहासिक साक्ष्य ही गलत हो। जैसा कि इतिहास में इस तरह का रेफरेंस भी मिलता है कि कॉन्स्टेंटाइन के द्वारा जो रोमन साम्राज्य को राजा थे उनके द्वारा पोप को जो अधिकार पत्र दिया गया था वो जाली था। इसका भी विश्व इतिहास में रेफरेंस मिलता है। तो इन साक्ष्यों या तथ्यों की वैधता साबित करना ये सारी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो बेसिकली ऐतिहासिक साक्ष्य अपने आप में इनकी दो कैटेगरी है, एक तो शक्तिशाली साक्ष्य और एक होते हैं वास्तविक साक्ष्य। इनको फिर से हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। इन ऐतिहासिक साक्ष्यों को दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला शक्तिशाली साक्ष्य और दूसरा है वास्तविक साक्ष्य। वास्तविक साक्ष्य, ऐतिहासिक साक्ष्य तो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, दे आर कंप्लीट इन इटसेल्फ। अपने आप में जो शक्तिशाली साक्ष्य हैं ये अपने आप में कंप्लीट होते हैं, पूर्ण होते हैं, और इनकी स्थापना किसी और पे निर्भर नहीं है, अपने आप में ही है। जैसे भारत में अंग्रेजी शासन की हम स्थापना की बात माने तो भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना शक्तिशाली साक्ष्य है, लेकिन वास्तविक जो साक्ष्य है ये अपने अस्तित्व के लिए शक्तिशाली साक्ष्य पर निर्भर है। भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना शक्तिशाली साक्ष्य है, लेकिन स्थापना के कारण क्या क्या रहे ये वास्तविक साक्ष्य हो सकते हैं। कुछ इसको भारतीय राजाओं की फूट को जिम्मेदार मान सकते हैं, कुछ तात्कालिक परिस्थितियों में औद्योगिक क्रांति के साथ भारत कदम ताल करके नहीं चल पाया, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल पाया, वो मान सकते हैं। कुछ भारतीय लोगों में जयचंद और मीर जाफर सिंड्रोम को उसको जिम्मेदार मान सकते हैं। तो इस तरह के कई फैक्टर्स हो सकते हैं जिसमें अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है कि भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना हुई, ये शक्तिशाली साक्ष्य है। और
क्यों हुई, किन कारणों से हुई, वो अपने आप में क्या है, ये अपने आप में वास्तविक साक्ष्य की कैटेगरी में होते हैं। तो ऐतिहासिक साक्ष्य की चीज इसमें और वास्तविक साक्ष्य वाली चीज इसमें कवर हो गई है। अब एक चीज जैसे मैंने बताया कि ऐतिहासिक तथ्यों को ही साक्ष्य कहा जाता है, तो बेसिकली ऐतिहासिक तथ्यों को साक्ष्य कहा जाता है, तो तथ्य क्या है। अब अपने जो इसमें एक टॉपिक है फैक्ट एंड इन्फेरेंस, तथ्य और अनुमान। तथ्य क्या है? तथ्य किसी भी अतीत में जो घटना हुई है और व्यक्ति ने उसको प्रत्यक्ष रूप से जो अनुभूत किया है, अतीत की घटना हुई है और किसी व्यक्ति ने उसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभूत किया है और उसे उसके आधार पर कुछ लिखा है, उसे ही तथ्य कहा जा सकता है। प्रत्यक्ष घटना किसी व्यक्ति के जीवन में अतीत काल में हुई, वो उसने उसका कुछ वर्णन या निरीक्षण किया है, उसे ही हम तथ्य कह सकते हैं। तथ्य के संबंध में जैसे घटना जिस रूप में हुई उस रूप में उसका जो वर्णन कर दिया जाता है वो तथ्य है। तथ्य बेसिकली व्याख्या निरपेक्ष होते हैं। तो घटना जिस रूप में हुई उसका वर्णन ही तथ्य है। और तथ्य व्याख्या निरपेक्ष होते हैं, व्याख्या निरपेक्ष होते हैं। अब इतिहासकार के सामने बेसिक समस्या क्या है? बेसिक समस्या यही है कि इतिहासकार इन तथ्यों का चयन करता है। तो बिगिनिंग लेवल में ही सबसे पहले यहाँ पर तथ्यों का चयन किया जाता है। ईएचकार जैसे कहते हैं कि इतिहासकार जैसे मछली बाजार में अलग अलग टाइप की मछली लेके आता है कोई आदमी, वैसे ही अपनी चॉइस के नेचर के अनुसार तथ्यों का चयन करता है और उसके बाद में शुरू होती है उसकी व्याख्या की चीज। तथ्य स्वयं व्याख्या निरपेक्ष होते हैं। तथ्य जो जैसा है वैसा बता दिया जाता है, वैसा बताता है, यानी तथ्य जैसे हैं एज इट वैसे, जैसा कि रांके ने कहा था वो तथ्य हैं। और व्याख्या वाली जो चीज है वो यहाँ पर अतीत और वर्तमान के बीच में अनवरत संवाद के माध्यम से, इन दोनों में जो अनवरत संवाद होता है तथ्य और उसकी व्याख्या के माध्यम से, इसके जरिए इतिहास का निर्माण होता है। तो ये बेसिकली तथ्य, साक्ष्य, इनकी नेचर, इनकी इतिहास से संबंध ये जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर तथ्यों के चयन में ही, ऐतिहासिक साक्ष्यों के चयन में ही हमने गड़बड़ कर दी तो हमारे जो निष्कर्ष होंगे वो भी कैसे होंगे? पूर्वाग्रह युक्त होंगे। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हमने बिल्कुल व्याख्या निरपेक्ष तथ्यों का चयन किया, लेकिन फिर भी हम व्याख्या के संदर्भ में पूर्वाग्रह युक्त हो सकते हैं। तो इसीलिए इतिहास में विवाद भी होते हैं। खैर, ऐतिहासिक शोध में ये महत्वपूर्ण है कि हमें तथ्य, साक्ष्य, इनकी वैधता, वैधानिकता या इनमें कोई टेम्परिंग नहीं हुई है, इन सब चीज़ों का रिसर्च करने से पहले विशेष रूप से हमें ध्यान में रखना चाहिए। बटरफील्ड नामक एक विद्वान है, वो कहते हैं कि तथ्यों की खोज के बाद में इतिहासकार का सबसे प्रमुख मेजर ड्यूटी यही है कि वो उन कारणों की व्याख्या करे, ऐसा क्यों हुआ, उनके कारणों की खोज करे। ये बटरफील्ड कहते हैं। बटरफील्ड नामक विद्वान ये कहते हैं कि तथ्यों की खोज के बाद में, तथ्यों के चयन के बाद में ऐसा क्यों हुआ, क्यों की व्याख्या करना, उनके कारणों की खोज करना, कारणों की खोज करना, ये इतिहासकार का प्रमुख दायित्व है। ऐसा क्यों हुआ, इसके कारण की खोज करना, ये बटरफील्ड का एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है। तो ये जैसा मैंने शुरू में बताया कि यहाँ पर तथ्यों के साथ साथ अपने यहाँ पर व्याख्या की संबंध जो समस्या है वो भी लेके चलेंगे, क्योंकि सिलेबस में एक जो टॉपिक है वो है हिस्टोरिकल
एक्सप्लेनेशन। तो तथ्यों के साथ साथ हमें ये जो एक्सप्लेनेशन वाला जो टॉपिक है इसको भी लेकर चलना है। एल्टन नामक विद्वान है, GR एल्टन, वो कहते हैं कि इतिहास में तथ्यों की अपेक्षा व्याख्या की प्रधानता होती है। हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन के पॉइंट से हम देखें, इसमें डेफिनेशन पूछी जा सकती है। GR एल्टन कहते हैं कि इतिहास में तथ्यों से ज्यादा व्याख्या प्रधान होती है, व्याख्या प्रधान होती है। Explanation is more important than facts in history. This statement is given by GR एल्टन। इतिहासकार बेसिकली क्या है, साक्ष्यों की खोज करता है, फिर उनकी व्याख्या करता है और उसकी व्याख्या के माध्यम से निरंतर अंतःक्रिया करता है, और इसी का रिजल्ट है इतिहास, अतीत और वर्तमान के बीच में अनवरत संवाद। तो हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन के जरिए या व्याख्या के जरिए ही क्या होता है, व्याख्या से ही यानी साक्ष्यों के साथ व्याख्या से ही इतिहास का निर्माण होता है। इंटरप्रिटेशन की जाती है जिससे व्याख्या होती है और इससे इतिहास का निर्माण होता है। ये इसीलिए सारा इतिहास क्या है, समसामयिक है। ऑल हिस्ट्री इज कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। ऐतिहासिक साक्ष्यों की जो इतिहासकार है वो साक्ष्यों की खोज तो करता ही है, बाकी उसके साथ उनकी व्याख्या करके एक निरंतर अंतःक्रिया के माध्यम से इतिहास का निर्माण करता है। ऐतिहासिक साक्ष्य और वैज्ञानिक साक्ष्यों में एक बेसिक फर्क यही है। यहाँ पर इससे रिलेटेड चीज़ भी अपने आ सकती है कि ऐतिहासिक साक्ष्य क्या है और वैज्ञानिक साक्ष्य क्या है। इनमें यहाँ पर इस संदर्भ में एक अंतर समझना भी जरूरी है कि इतिहासकार साक्ष्यों की खोज करता है और उसके बाद में उन साक्ष्यों की खोज के माध्यम से उन साक्ष्यों से अंतःक्रिया करके समसामयिक इतिहास का निर्माण करता है, जबकि वैज्ञानिक के केवल साक्ष्यों का परीक्षण करता है। तो ऐतिहासिक साक्ष्य में खोज वह उनकी व्याख्या होती है, जबकि यहाँ पर केवल परीक्षण होता है। ये बेसिक फर्क है ऐतिहासिक साक्ष्य और वैज्ञानिक साक्ष्य में। ये बेसिक फर्क है कि वैज्ञानिक के साक्ष्यों का परीक्षण करता है, जबकि इतिहासकार साक्ष्यों की खोज करता है और उनके साक्ष्यों के साथ अंतःक्रिया करते हुए व्याख्या करते हुए एक समसामयिक इतिहास का निर्माण भी करता है। 20वीं शताब्दी में बेसिकली क्रोचे, कॉलिंगवुड ऐसे जो आदर्शवादी परंपरा के जो इतिहासकार हैं, इन्होंने इतिहास की जो वस्तुवादी अवधारणा है उसको रिजेक्ट कर दिया और उसके स्थान पर एक आदर्शवादी अवधारणा दी। ये अपने नेक्स्ट टॉपिक भी रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक शायद यही रहेगा। क्रोचे, कॉलिंगवुड, हर्डर, ये जो सारी आदर्शवादी जो अवधारणा है ये अपने सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो ये जो आदर्शवादी अवधारणा है ये इतिहास में वर्तमान के नज़रिए से अतीत को इसमें देखा जाता है, यानी वर्तमान में क्या हमारी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम इतिहास का निर्माण करते हैं। जबकि वस्तुवादी अवधारणा तो ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री हो गया, उसमें तो एक बार अगर इतिहास लिखा गया तो उसमें कोई परिवर्तन होना ही नहीं चाहिए। लेकिन वस्तुवादी इतिहास फिर एक बार लिखा गया तो वो एज इट वैसा का वैसा ही रहेगा, वैज्ञानिक तथ्यों की तरह रहेगा। सूरज पूर्व में उगता है तो हमेशा पूर्व में ही उगेगा। साल में 365 दिन और 6 घंटे का एक वर्ष होता है, एक साल होता है, तो वो वैसा ही रहेगा। वो वस्तुनिष्ठ ज्ञान हो गया, वो विज्ञान में होता है, वस्तुनिष्ठ ज्ञान विज्ञान में होता है। लेकिन कॉलिंगवुड और इन सब ने, क्रोचे ने इतिहास में जो वस्तुनिष्ठ ज्ञान है, वस्तुवादी अवधारणा है, इसको रिजेक्ट कर दिया और इसके स्थान पर एक आदर्शवादी अवधारणा देते हुए इतिहास को में अतीत को वर्तमान के नज़रिए से देखना शुरू किया। और इसी के ज़रिए अतीत और वर्तमान में ये अनवरत संवाद वाला समसामयिक इतिहास, हर इतिहास समसामयिक होता है, ये नैरेटिव जोर पकड़ने लगा, ये अवधारणा
पॉपुलर होने लगी। क्रोचे ने बेसिकली ये कहा भी था कि समस्त इतिहास समसामयिक इतिहास होता है। पिछली क्लास में हमने इतिहास की कुछ डेफिनेशन और इसमें ये टॉपिक कवर भी किया था कि समस्त इतिहास समसामयिक इतिहास होता है, ये क्रोचे ने कहा था। और इतिहासकार का कार्य है अतीत को प्रस्तुत कराना ही नहीं बल्कि अतीत का मूल्यांकन कराना भी है। अतीत को केवल प्रस्तुत करना नहीं, अतीत का मूल्यांकन। अब मूल्यांकन की प्रक्रिया में ये चीज़ें समसामयिक हो जाएंगी। हम देख सकते हैं कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान जिन लोगों को उग्रपंथी कहा जाता था, बाद में आज़ादी के बाद में, या उनको ब्रिटिश राज का विरोधी देशद्रोही कहा जाता था, उनको बाद में आज़ादी के बाद में हम उनको राष्ट्रीय हीरो, नेशनल हीरो मानते हैं क्योंकि वो ब्रिटिश काल का नैरेटिव था। लेकिन हमने इतिहास की समसामयिक, जैसे इतिहास क्रोचे ने कहा है कि समस्त इतिहास समसामयिक होता है, तो उसकी व्याख्या करते हुए हमने वर्तमान के संदर्भ में अतीत का न केवल निर्माण किया है बल्कि उसका मूल्यांकन भी किया है। तो ये जो कंसेप्ट है, इसके आधार पर हम इतिहास की जो इंटरप्रिटेशन या जो व्याख्या वाला जो टॉपिक है, अपने जो हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ है, इसको हम समझ सकते हैं। बाकी इसमें प्रश्न यही आएगा कि समस्त इतिहास समसामयिक इतिहास है, ये या समकालीन इतिहास है, ये किसने कहा, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच में अनवरत संवाद है, ये किसने कहा। तो इस तरह की डेफिनेशंस हैं, वो सब मैं पहले आपको पिछली क्लास में करवा चुका हूँ। तो ये जो तथ्य हैं, यही बेसिकली इतिहास को साहित्य से अलग करते हैं। ये चीज़ मैं बता ही चुका हूँ कि इतिहासकार तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का निर्माण करता है, जबकि उपन्यासकार केवल अपनी कल्पना के आधार पर अपनी एक कहानी का निर्माण करता है। तथ्य अपने आप में भी साक्ष्य नहीं बनते हैं। तथ्य एज इट जैसे हैं वैसे पड़े हैं। तथ्य साक्ष्य तब बनते हैं जब इतिहासकार इसका प्रयोग किसी घटना की व्याख्या के लिए करता है। तो इसमें ये एक चीज आपको और याद रखनी है कि तथ्य तभी साक्ष्य बनते हैं, facts become evidence only when historian explain it according historian use it to explain some event, किसी घटना की व्याख्या करने के लिए इसका उपयोग करता है। तथ्य सभी साक्ष्य बनते हैं जब इतिहासकार इन्हें किसी घटना की व्याख्या के लिए काम लेते हैं। उसी स्थिति में जो तथ्य हैं वो साक्ष्य बनते हैं। तथ्य तभी बोलते हैं जब इतिहासकार उन्हें बुलवाता है। तथ्य तभी बोलते हैं जब इतिहासकार उन्हें बुलाता है, अन्यथा तथ्य तो वो कैंची और गोंद की तरह चिपका दिए जाएंगे। इतिहासकार उन्हें बुलाएगा तभी इतिहास समसामयिक बनेगा। तो तथ्यों की जो व्याख्या होगी, प्रोग्रेसिव व्याख्या होगी, समय काल परिस्थिति के अनुसार उनकी व्याख्या बदलती रहती है, और इसी वे में इतिहास अतीत का न केवल निर्माण करता है बल्कि उसका मूल्यांकन भी करता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक तथ्यों का निरपेक्ष और व्याख्या से स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं होता। बिल्कुल निरपेक्ष जो तथ्य हैं वो पाए गए हैं, पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही इतिहासकार उनको काम में लेता है वैसे ही उन तथ्यों के साथ व्याख्या वाली चीज जुड़ जाती है। तो निरपेक्ष जो तथ्य हैं वो इतिहास में पाए नहीं जाते हैं, वो बेसिकली उसकी प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ही है। जैसे ही इतिहासकार की नज़र उन पे पड़ेगी, इतिहासकार उनका चयन करेगा, वैसे ही उनके साथ व्याख्या वाली पार्ट जुड़ जाएगी। तो तथ्य व्याख्या में स्थान पाकर ही एक तरीके से सार्थक बनते हैं। तथ्य व्याख्या में स्थान पाकर ही
सार्थक बनते हैं। तो ये तथ्य और हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन का एक रिलेशन हो गया। हम ये कहें कि तथ्य अपने आप बोलेगा, तथ्य नहीं बोलेगा। तथ्य तो जो जैसा है रांके ने कहा वैसा है, लेकिन अब उसकी हम व्याख्या करेंगे। अब उसके अपनी नीड के अनुसार, हम अपने फ्लेवर के अनुसार उसको इंटरप्रेट करेंगे। यहीं पर ऐतिहासिक विवादों का जन्म भी होता है। तो ये तो बेसिकली इतिहास, ऐतिहासिक तथ्य, साक्ष्य और उनकी व्याख्या संबंधी जो चीजें हैं वो चीज हो गई। अब इसमें प्रश्न जैसा मैंने बताया, बहुत सरल सा प्रश्न आएगा, कौन सा प्राथमिक स्रोत है, कौन सा द्वितीयक स्रोत है। तो हम जल्दी से इनके स्रोतों के वर्गीकरण के टॉपिक को हमें कवर कर लेते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों को मोटे तौर पर 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत और तृतीयक स्रोत। तो ऐतिहासिक स्रोतों के 3 प्रकार हैं। अब कौन से प्राथमिक है, कौन से द्वितीयक है, ये बड़ी लंबी लिस्ट है, सबको पता भी है। ऐतिहासिक स्रोतों के 3 प्रकार, 3 प्रकार। पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरे हैं तृतीयक स्रोत। तृतीयक स्रोत, प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत और तृतीयक स्रोत, इस तरह से ये 3 ऐतिहासिक स्रोत माने गए हैं। इतिहासकार जो प्राथमिक स्रोत उनको मानते हैं जिनका किसी व्यक्ति ने घटना के समय या उस काल के समय उसको प्रत्यक्ष रूप से देखा था, महसूस किया था या लिखा था या उसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। तो इतिहासकार के लिए प्राथमिक स्रोत वही हैं जो डायरेक्ट उस काल जिसके बारे में इतिहासकार लिख रहा है उससे रिलेटेड है। चाहे वो किसी व्यक्ति की डायरी लिखी हो, आंखों देखा वर्णन लिखा हो, चाहे अभिलेखीय साक्ष्य हो, चाहे सरकारी कार्यवाही का रिकॉर्ड रहा हो, चाहे वो फोटो रही हो, चाहे वो सिक्के रहे हों, वो सारे के सारे प्राथमिक स्रोत में माने जाएंगे। तो प्राथमिक स्रोतों में अभिलेख हैं, अभिलेख में सभी चीजें आ गई, शिलालेख, ताम्रपत्र, स्तंभ लेख, गुहा लेख, ये सारे अभिलेख के अंदर शामिल हैं। इसके अलावा मृद भांड, पुराने औजार, मृद भांड, पुराने औजार, महल या जो पुरातात्विक कोई भी खंडहर, मूर्ति, खंडहर, मूर्ति, सिक्के या किसी घटना की फोटो या तात्कालिक किसी चित्रकार ने उस घटना को वर्णन करते हुए कोई चित्र बनाया हो, वैसी कोई चीज़, ये सभी प्राथमिक स्रोतों में आती है। इसके अलावा तात्कालिक जो सरकारी दस्तावेज और गैर सरकारी दस्तावेज, लेकिन तात्कालिक होने चाहिए दस्तावेज या गैर सरकारी दस्तावेज, या किसी व्यक्ति ने उस समय अपनी कोई जीवनी, डायरी ये लिखी है, वृतांत लिखा हो, या अगर कोई घटना का सरकारी रिकॉर्ड, जैसे उसके बारे में सरकारी बहुत सारे, जैसे कैबिनेट की मीटिंग का सारा रिकॉर्ड माइन्यूट ये लिखा जाता है, ये सब चीज़ें प्राथमिक स्रोत में आती हैं। ये सब चीज़ें प्राथमिक स्रोत में आती हैं। इसके अलावा मान लीजिए इलेक्शन हुए हैं, आज के समय में देखें तो इलेक्शन का नतीजा, जनमत संग्रह हुआ है, उस जनमत संग्रह का कोई परिणाम है, ये भी इसी में आएगा। और किसी मीटिंग की जो लिखित कार्यवाही है, सरकारी रिकॉर्ड है, ये भी प्राथमिक स्रोत में ही आएगा। प्रत्यक्षदर्शियों का कोई विवरण है, वो भी प्राथमिक स्रोत में आएगा। ये पिछली बार परीक्षा में ये प्रश्न आया था कि प्रत्यक्षदर्शियों का वर्णन, प्रत्यक्षदर्शियों का वर्णन, ये भी प्राथमिक स्रोत में आएगा।
तो ये सब चीज़ें, यानी इसको टैली करने का एकमात्र आधार ये है कि उस घटना को देखने वाला व्यक्ति या जिस जो स्रोत हमें मिल रहा है, क्या उस स्रोत की काल अवधि उस काल खंड से संबंधित है, या उस व्यक्ति या व्यक्तित्व या घटना से संबंधित है जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। क्या उस व्यक्ति ने उस घटना को आंखों से देखा है या सुना है, या वो घटना उस शासक के द्वारा अभिलेख के माध्यम से स्वयं द्वारा लिखाई गई है। तो ऐसी जो घटनाएं हैं वो घटनाएं सभी प्राथमिक स्रोतों में आती हैं। इसमें पेंटिंग भी शामिल है, इसमें फोटो, चित्र, ये सारी चीज़ें भी शामिल हैं। यहाँ पर किसी व्यक्ति की जीवनी भी प्राथमिक स्रोत हो सकती है। जीवनी के बारे में एक चीज़ है कि जीवनी प्राथमिक स्रोत भी हो सकती है, जीवनी यहाँ पर द्वितीयक स्रोत भी हो सकती है। यहाँ प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत में एक बड़ा बारीक सा अंतर भी है। कई बार कोई स्रोत प्राथमिक भी हो जाता है, कई बार द्वितीयक भी हो जाता है। तो जीवनी या आत्मकथा है, ये प्राथमिक या द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोत हो सकती हैं। जब जीवनी लेखक के दर्शन के दृष्टिकोण से लिखी जाए तो ये उसके लेखक, किसी काल के उस लेखक के दृष्टिकोण का अगर अध्ययन किया जाए तो उस एंगल से है तो ये प्राथमिक दस्तावेज या प्राथमिक स्रोत हो सकता है। और किसी काल की महत्वपूर्ण घटना को देखने के नज़रिए से देखा जाए तो ये द्वितीयक स्रोत भी हो सकता है। तो कोई घटना यहाँ पे कुछ केसेज में एक बारीक सा अंतर भी है और कई जगह ओवरलैपिंग भी है कि ये चीज़ें दोनों में आ जाती हैं। द्वितीयक स्रोत अब अगला आता है। द्वितीयक स्रोत वे हैं जो अपने अस्तित्व के लिए प्राथमिक स्रोतों पर निर्भर हैं। दे आर प्योरली डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी सोर्सेज। इनको द्वितीयक स्रोत कहते हैं। जैसे मान लीजिए अशोक के अभिलेख हैं। अशोक के अभिलेख अपने आप में एक प्राथमिक स्रोत है, लेकिन अशोक के अभिलेखों के आधार पर कोई मौर्य काल का इतिहास लिखता है तो वो द्वितीयक स्रोत होगा। यानी द्वितीयक स्रोत किस पर निर्भर है? द्वितीयक स्रोत पूरी तरह से प्राथमिक स्रोतों पर निर्भर है। ये अपने अस्तित्व के लिए प्राथमिक स्रोतों पर निर्भर है और इनमें प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त जो जानकारी है उनका विश्लेषण किया जाता है, व्याख्या की जाती है, वर्णन किया जाता है, ये मूल्यांकन होता है, ये सारा होता है। यानी द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोतों पर निर्भर है, प्राथमिक पर निर्भर है और इनमें विश्लेषण होता है, वर्णन होता है, वर्णन, विश्लेषण, व्याख्या होती है। और यहाँ पर अपने इतिहास जो तथ्यों और इतिहासकार के मध्य जो मस्तिष्क में जो तथ्य और इतिहासकार के मन में जो अनवरत संवाद चलता है वो चीज़ यहाँ पर आ जाती है, व्याख्या होती है और मूल्यांकन होता है। ये सब चीज़ें हैं। तो बेसिकली द्वितीयक स्रोत प्राथमिक स्रोतों पर निर्भर है। द्वितीयक स्रोतों के उदाहरण कई हैं, ये इसको मैं आगे ले लूँगा। द्वितीयक स्रोतों के जैसे उदाहरण हैं कोई भी किताब, प्राथमिक स्रोतों के आधार पर कोई लिखी हुई किताब, पुस्तकालय में किताब, पुस्तकालय की पुस्तकें, किताब, पुस्तकालय, वृत्तचित्र, डॉक्यूमेंट्री, कोई भी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, क्योंकि यहाँ पर इंटरप्रिटेशन वाली चीज़ आ जाती है, इतिहासकार की मन वाली चीज़ है, तथ्यों की व्याख्या वाली चीज़ आ जाती है। तो ये स्रोत द्वितीयक स्रोत हो जाते हैं। कोई भी समीक्षा है या निबंध है, ये सब जो लिखा गया है वो सब द्वितीयक स्रोत में आ जाता है। समीक्षा, निबंध, ये सब द्वितीयक स्रोतों में शामिल हो जाता है। इसी तरह अगला जो स्रोत है, यहाँ पर इनमें आप गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसा मैंने बताया, दिस टॉपिक इज जस्ट लाइक च्युइंगम। इसको आपको जितनी देर चबाओगे, चबाते रहो, इसका कोई एंड नहीं है। 1 महीने तक चबाते जाओ, इसलिए इसको शॉर्ट में ही करना है। आगे वाले जो टॉपिक है वो फिलोसॉफिकल डेप्थ वाले क्वेश्चन हैं और इनके ऊपर हमें अच्छी तरह से उनको थोड़ा डिटेल में भी करेंगे, उनमें पढ़ने में भी मजा आएगा। ये टॉपिक बाई नेचर ही तथ्यात्मक है और इसमें अगर आप बिना पढ़े भी आप इसको देते हैं तो आप इसको बड़े आसानी से कवर कर सकते हैं। तीसरा है तृतीयक स्रोत। तृतीयक स्रोत
इसमें बिब्लियोग्राफी, संदर्भ ग्रंथों की सूची है, ये सारी चीज़ें हैं। ये अपने अस्तित्व के लिए द्वितीयक स्रोतों पे और प्राथमिक स्रोतों पर निर्भर करती हैं। और इनमें जो है बेसिक जो चीज़ है कि प्राथमिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी का वर्णन, व्याख्या, मूल्यांकन, विश्लेषण, इन सब की एक सूची, अनुक्रमणिका इसमें होती है। तो यहाँ पर बेसिक जो द्वितीयक स्रोत है, जो तृतीयक स्रोत है, ये पूरी की पूरी जो भी द्वितीयक स्रोत ने व्याख्या की है उनकी कोई किताब की लिस्ट है, अनुक्रमणिका है। अपने आप में ये व्याख्या नहीं करता है, बल्कि उनकी अनुक्रमणिका की एक हमें सूची उपलब्ध कराता है। इसमें एनसाइक्लोपीडिया, अनुक्रमणिका, संदर्भ ग्रंथ, या एनसाइक्लोपीडिया, विश्वकोश, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। और कई तरह के डाटाबेस हो सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए जो शोध करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपको किसी टॉपिक पर रिसर्च करना है, तो आपके लिए ये चीज़ हो सकती है कि किन किन टॉपिक्स पे रिसर्च हो चुका है, उसकी शोध प्रगति की मेरे को तालिका मिल जाए। तो किसी भी तरह का शोध से संबंधित डाटाबेस, शोध प्रगति तालिका, ये आपको शोध में एक इंडेक्स बनाने में मदद करती है। और अनुक्रमणिका मैंने जो लिख रखा है उसका अंग्रेजी में, कि इंडेक्स के माध्यम से आपके कार्य का सरलीकरण होता है, शोध के कार्य को सरल बनाने में मदद करती हैं। बेसिकली इनमें कहीं कोई व्याख्या, इंटरप्रिटेशन, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ये केवल प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों को खोजने में शोधकर्ता की मदद करती है, जानकारी को व्यवस्थित करती है। यानी ये बेसिकली खोजने और जानकारी व्यवस्थित करने में मदद करती है, जानकारी व्यवस्थित करने में मदद करती है। सर्च करना और जानकारी को व्यवस्थित करना, इसमें ही ये मदद करती हैं। तृतीयक जो स्रोत है, ये एक कार्य और करता है कि शोधकर्ता को शोध विषय की पृष्ठभूमि की जानकारी भी देता है कि क्या क्या इसमें कार्य हो चुका है, क्या क्या इसमें और संभावनाएं हैं। ये चीज़ें भी हमें प्रारंभ में तृतीयक स्रोत से ही पता चलती हैं। जैसे प्रमुख विद्वानों के नाम, प्रमुख शब्दावली, किस तरह की शब्दावली को हम अपने शोध में टाइटल में काम में ले सकते हैं, या शोध में कोई पर्टिकुलर शब्द है उसकी व्याख्या है, इन सब चीज़ों में ये मदद करता है। तो ये तीन तरह के स्रोत हो गए। इसमें बेसिकली प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत के ऊपर ही जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत का जो एक अंतर है, इसमें बड़ा थिन अंतर है। कई स्थानों पर एक स्रोत किसी संदर्भ में प्राथमिक है तो दूसरे संदर्भ में द्वितीयक हो जाएगा। इसका मैं एक आधा आपको एग्जाम्पल भी बता देता हूँ कि कोई स्रोत कब प्राथमिक होता है और कब वो द्वितीयक हो जाता है। प्राथमिक भी है और किसी दूसरी परिस्थिति में उसको हम द्वितीयक स्रोत भी के रूप में भी काम में लेते हैं। मैं लिखूंगा नहीं, केवल एक बार एक्सप्लेन करके ही बता दूं। जैसे मान लीजिए हम सेकेंड वर्ल्ड वार या कोल्ड वार, शीत युद्ध के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति शीत युद्ध पर शोध कर रहा है, तो वहाँ पर शीत युद्ध के समय कोई वृत्त चित्र, अगर शीत युद्ध पे कोई वृत्त चित्र है तो वो उसके लिए द्वितीयक स्रोत होगा। शीत युद्ध पे लिखी हुई कोई जो किताब है वो उसके लिए एक द्वितीयक स्रोत होगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति या कोई दूसरा व्यक्ति किस मेथड से हम वृत्तचित्र बनाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाते हैं, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी काम में ली जा रही है, उसका टॉपिक वो है, और उसने उस शीत युद्ध वाली डॉक्यूमेंट्री को ले लिया कि इसमें ये टेक्निक काम में ली गई है,
तो वहां पर ये वृत्तचित्र उसके लिए एक प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। यानी मूल शीत युद्ध के लिए तो वो द्वितीयक स्रोत है, मूल सेकेंड वर्ल्ड वार के लिए वो द्वितीयक स्रोत है, फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए वो द्वितीयक स्रोत है, लेकिन कौन सी टेक्निक काम में ली गई है उस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में, और उस टॉपिक के संदर्भ में वो प्राथमिक स्रोत बन जाता है। इसी तरह से जैसे समाचार पत्र है, समाचार पत्र भी एक शोधार्थी के लिए द्वितीयक स्रोत होता है, जिसका उद्देश्य सरकार की मान लीजिए आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करना है, तो समाचार पत्र उसके लिए द्वितीयक स्रोत होगा। लेकिन अगर मीडिया कवरेज पे उसको शोध करना है कि आर्थिक मुद्दों पे मीडिया ने कितना कवरेज किया, कल्चरल मुद्दों पर मीडिया ने कितना कवरेज किया, या राजनीतिक मुद्दों पर कितना किया, सांप्रदायिक मुद्दों पर कितना कवरेज दिया है, तो वहां पर वही द्वितीयक स्रोत जो सरकार की आर्थिक सामाजिक नीतियों पर मीडिया कवरेज के रूप में द्वितीयक स्रोत था, अब वो वहां पर प्राथमिक स्रोत के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डिपेंड ये करता है कि यहाँ पर ऐसा कोई आयरन रूल नहीं है कि एकदम जो द्वितीयक स्रोत है वो द्वितीयक ही रहेगा, प्राथमिक नहीं बनेगा। सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि हमें उसकी नेचर को देखना है और उस नेचर को एनालाइज करते हुए उस सोर्स को प्राथमिक या द्वितीयक स्रोत के अंदर हमें शामिल करना है। अब एक चीज और आती है कि हम पुरातत्व विज्ञान है, जिसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ये छोटी छोटी अब इसकी जो टेल एंड पे चीजें हैं, पुरातत्व विज्ञान या आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान, इसके बेसिकली हम 3 पार्ट्स करते हैं। पहला पार्ट है स्मारक, दूसरा पार्ट है अभिलेख, दूसरा पार्ट है अभिलेख, और तीसरा है मुद्राएं या मोहर, मुद्राएं। अब स्मारक में वो सभी चीजें शामिल हैं जैसे पुराना भग्नावशेष, भग्नावशेष, और जो भी रिमेन्स हैं, मंदिर, महल, मूर्ति, चित्रकला, चित्रकला जैसे अजंता के संदर्भ में देखें, पाषाणकालीन चित्रकला देखें, वो सारे के सारे इसी में शामिल होंगी। भीमबेटका के जो चित्र हैं वो सारे इसमें शामिल होंगे। स्तूप है, तोरण है, स्तंभ है, ये सभी के सभी स्मारक में शामिल होंगे। तो आर्कियोलॉजी या पुरातत्व विज्ञान को हम मोटे तौर पे 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। ये कि क्योंकि चौथा पार्ट इसमें कोई और आके इसमें एक अच्छा प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शामिल किया है। दूसरा है अभिलेख। अभिलेख में सभी चीज़ें शामिल हैं, आपका स्तंभ लेख, शिलालेख, गुहालेख, गुहालेख, मूर्ति स्मारक में है लेकिन मूर्ति के ऊपर लेख है तो वो लेख यहाँ पे अभिलेख में आ जाएगा। मूर्ति लेख है, ताम्रपत्र है, ये पुरातत्व विज्ञान का दूसरा पार्ट हो गया। और तीसरा हो गया मुद्राएं या मोहर। इसमें लेख युक्त भी हो सकते हैं, अपने पंचमार्क सिक्के भी हो सकते हैं, मोहर, पंचमार्क सिक्के, ये सारे के सारे अपने पुरातत्व विज्ञान के मुद्राओं वाले पार्ट में आ जाएंगे। अब अपना एक इसमें नेक्स्ट टॉपिक एक छोटा सा इसकी टेल है, वो ये बचती है कि ऐतिहासिक साक्ष्यों का वर्गीकरण एक और तरीके से किया गया है। 4 तरीके से इसका वर्गीकरण किया जाता है, जैसे पुरातात्विक, साहित्यिक, मौखिक और मिश्रित। इस आधार पे इनका और वर्गीकरण किया जाता है। ऐतिहासिक साक्ष्यों का वर्गीकरण, छोटे छोटे टॉपिक हैं ये, और इनको एक बार में ही आपको ये चीज़ समझ में भी आ जाएगी। वर्गीकरण, इनको 4 तरीके से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है पुरातात्विक। पहला जो वर्गीकरण है वो वर्गीकरण है पुरातात्विक वर्गीकरण।
आर्कियोलॉजिकल या जिसे हम भौतिक कह सकते हैं। दूसरा वर्गीकरण है साहित्यिक, साहित्यिक वर्गीकरण है। तीसरा वर्गीकरण है मौखिक, और चौथा वर्गीकरण एक मिश्रित वर्गीकरण हम मान सकते हैं। अब इस एंगल से अगर पूछें तो यहाँ पर थोड़ा सा एक अपने को करना है कि जो मिश्रित जो है उसमें अभिलेख, मोहरें, ये सारा वृत्त चित्र ये सब शामिल है, क्योंकि मिश्रित में वो पुरातात्विक का पार्ट भी है और उस पर लिखा हुआ है, तो वो साहित्य का पार्ट भी है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि हमें अभिलेख और जो मोहरे हैं ये प्राथमिक स्रोतों में आते हैं, लेकिन अगर इस वे में वर्गीकरण किया जाए तो प्राथमिक स्रोतों में वो किस तरह के हैं, वो मिश्रित स्रोत हैं, क्योंकि ये पुरातात्विक भी हैं और इसमें साहित्यिक भी हैं। इसके अतिरिक्त वृत्तचित्र, फिल्म, वीडियो, ये सारे मिश्रित में हैं। वृत्तचित्र, फिल्म, वीडियो, ये सारे के सारे मिश्रित स्रोत में हैं। ये एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको पिछली स्लाइड पे देखना कि प्राथमिक स्रोत में अभिलेख, ये सारी चीज़ें प्राथमिक स्रोतों में मैंने बताई थी। अभिलेख हैं आपके, जो सिक्के हैं, कोई भी चीज़ अभिलेख में सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये यहाँ पर प्राथमिक स्रोतों में बताई है, लेकिन यहाँ पर प्राथमिक स्रोतों में भी ये किस तरह के स्रोतों में है, ये मिश्रित स्रोतों में है। अगर इसको और ज़्यादा हम वर्गीकृत करें तो ये मिश्रित स्रोतों की कैटेगरी में आएंगी। इसी तरह जो मौखिक स्रोत हैं, मौखिक स्रोतों की कैटेगरी में लोकगीत हैं, आपके रीति रिवाज हैं, ये सारी चीज़ें आएंगी। लोकगीत, लोक कथा, लोकगीत, लोक कथा, लोकोक्ति, मुहावरे, आख्यान, किसी का साक्षात्कार, आख्यान, ये सारी चीज़ें मौखिक स्रोतों में आएंगी। लोकोक्ति, मुहावरे भी इसी मौखिक स्रोत में शामिल होंगे। इसी तरह जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत में सभी तरह का धार्मिक, चाहे वो वैदिक हो, चाहे वो बौद्ध साहित्य हो, जैन साहित्य हो, किसी भी तरह का धार्मिक और अधार्मिक साहित्य, लोग जिसमें सभी तरह के उपन्यास, किस्से, कहानियाँ, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके अलावा समाचार पत्र है, यात्रा वृत्तांत है, डायरियाँ हैं, जैसे ह्वेनसांग का यात्रा वर्णन, फाइयान का यात्रा वर्णन, ये सारे सभी सरकारी और गैर सरकारी दस्तावेज, वंशावली, ये सारे साहित्यिक स्रोतों में आते हैं। सरकारी, गैर सरकारी दस्तावेज, यात्रा वृत्तांत, ये सभी साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत शामिल होते हैं। इसमें वंशावली भी शामिल है, वंशावली भी इसमें शामिल है। तो एग्जाम में इस तरह का सब प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसको किस कैटेगरी में रखोगे, वंशावली को कौन सी कैटेगरी में रख सकते हो, लोक कथा या लोकगीत, आख्यान, लोकोक्ति, मुहावरे, इनको कौन से साहित्यिक स्रोतों में रखोगे, तो ये मौखिक स्रोतों में आएंगे। केवल इतनी सी हमें एक जानकारी हमें इसमें रखनी है। इसके अलावा जो पुरातात्विक स्रोत हैं ये तो आप कर ही लोगे। इसमें जितने भी पुराने खंडर, महल, भवन, आपकी जो मूर्तियाँ, मृद भांड, आपके जो भी औजार हैं, चाहे वो ताम्र पाषाण काल के हों, चाहे पाषाण काल के हों, वो सारे के सारे पुरातात्विक साहित्य में आएंगे। जो भी खंडहर, और मूर्तियाँ, औजार, खंडहर, मूर्तियाँ, औजार, आपके मृद भांड, विशेष रूप से मृद भांड, ये सारे के सारे इसमें ऐतिहासिक साक्ष्यों के वर्गीकरण में भौतिक या पुरातात्विक जो स्रोतों में इसमें शामिल होंगे। एक
प्रसिद्ध लेखक हैं, इतिहासकार हैं जी.जे. रेनियर। तो रेनियर ने अपनी एक किताब लिखी है, हिस्ट्री इट्स पर्पजेज एंड मेथड्स। रेनियर की किताब है हिस्ट्री इट्स पर्पजेज एंड मेथड, यानी इतिहास, इसके उद्देश्य और विधियाँ। इस किताब में ऐतिहासिक साक्ष्यों को वो दो पार्ट्स में बांटता है, एक तो भौतिक पार्ट में बांटता है और एक अभौतिक में। रेनियर की एक किताब है हिस्ट्री इट्स पर्पजेज एंड मेथड्स। इस किताब में वो सभी जो ऐतिहासिक साक्ष्यों को वो दो पार्ट्स में बांटता है। पहला भौतिक पार्ट है, भौतिक पार्ट में जो भी भवन, खंडर, इमारतें, सिक्के, अभिलेख, लिखित वृत्तांत, वो सारा का सारा भौतिक में है। और दूसरा अभौतिक है, अभौतिक में परंपराएं, रीति रिवाज, आपकी मान्यताएं, सामाजिक आर्थिक धार्मिक मान्यताएं, पौराणिक कथाएं, वो सब की सब चीज़ें अभौतिक कैटेगरी में आती हैं। अब एक साक्ष्यों के प्रयोग के समय हम कैसी गलतियां कर सकते हैं, इसके संदर्भ में बेसिक चीज़, जैसा मैंने शुरू में बताया कि साक्ष्यों को काम में लेते समय ये देखना चाहिए कि सबसे पहले कि साक्ष्यों के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं हुई है, यानी कोई टेम्परिंग तो नहीं की गई है, छेड़खानी, जाली, इस तरह के साक्ष्य तो नहीं है। सबसे पहले तो अपने को यही देखना है कि वो साक्ष्य मूल रूप से ओरिजिनल है या जाली है। पहली चीज़ तो हमें ये याद रखनी है, यानी साक्ष्यों को काम में लेने से पहले सावधानी, लेने से पहले की सावधानी। पहली सावधानी आपको यही बरतनी है कि यहाँ पर इन साक्ष्यों के साथ कोई टेम्परिंग या छेड़खानी वगैरह तो नहीं की गई है। अब एक अप्रोच आती है कि साक्ष्यों की आलोचना, क्रिटिसिज्म या उस आलोचना। इस साक्ष्यों की आलोचना में दो चीज़ें आती हैं, एक बाहरी आलोचना और दूसरी आती है आंतरिक आलोचना। तो ये मेथड भी अपनाना चाहिए। पहला है बाहरी आलोचना। बाहरी आलोचना, बाहरी आलोचना में बेसिकली जैसा मैंने बताया कि ये देखना है कि ये छेड़खानी वाली जो चीज़ है, जाली है या कोई इस तरह की चीज़ है, ये शुरुआती स्टेज में ही हो जाए। ये बेसिकली इसी का पार्ट है। और आंतरिक आलोचना में लिखते समय अगर किसी व्यक्ति ने किसी पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर लिखा है, इस तरह के जैसे अपने सामने उदाहरण मिलते हैं, जैसे मान लीजिए बर्नी ने अपना जो वृत्तांत लिखा है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की उसने खूब प्रशंसा की है, क्योंकि उससे उम्मीद थी कि शायद उसे रिहा कर दिया जाएगा, उसे वापस वो सारा स्टेटस रुतबा मिल जाएगा। या मेगस्थनीज लिखता है, कई तरह के कथन देता है कि भारत में 7 जातियां थी, दास प्रथा नहीं थी, भारत में समस्त भूमि का मालिक राजा होता था, भारत में ऐसी ऐसी चींटियां थी जो ज़मीन से सोना लाती थी। तो इस आधार पे हम आंतरिक जो आलोचना है उसके आधार पर हम लेखक के जो एक एक कथन है उसकी विश्वसनीयता को साबित करते हैं, यानी लेखक के कथन की विश्वसनीयता। तो साक्ष्यों की आलोचना में पहली जो चीज़ है बाहरी आलोचना, बाहरी आलोचना में यह है कि कोई इसके साथ छेड़खानी नहीं हुई है, जाली नहीं है। और दूसरी है आंतरिक आलोचना कि लेखक के कथन की एक एक लाइन को गहराई से उसका अध्ययन किया जाता है, कहने वाले ने क्या गलती की है, क्यों की है, उसके पीछे क्या मंतव्य हो सकता है, उसको ध्यान में रखा जाता है कि इससे ये गलती किन कारणों से हुई है। तो ये सारी हमें साक्ष्यों के संदर्भ में, तथ्यों के संदर्भ में, इतिहास से लेखन के समय इन चीज़ों की ध्यान में रखना चाहिए। अब कुछ शब्दावलियां हैं जिनके ऊपर
पिछली बार तो प्रश्न नहीं आया, लेकिन उससे 2016 वाली में एक आधा प्रश्न आया था। हो सकता है कि आए ना आए, लेकिन एज ए इतिहास के स्टूडेंट के रूप में मेरा ये मानना है कि इन 8, 10, 12 शब्दावलियों से तो हमारा परिचय होना ही चाहिए। तो छोटी छोटी शब्दावलियाँ हैं, मैं लिख देता हूँ। पहला तो है न्यूमिस्मेटिक्स। कई बार हिंदी में ही लिख दिया जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। मुद्रा शास्त्र से तो आप कर दोगे, लेकिन अगर इसने परीक्षा में इसको न्यूमिस्मेटिक्स लिख दिया तो स्टूडेंट्स इसको नहीं कर पाते हैं। तो न्यूमिस्मेटिक्स का अर्थ है मुद्रा शास्त्र, यानी सिक्कों के अध्ययन के माध्यम से इतिहास का अध्ययन करना, ये न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। सिक्कों के अध्ययन का के माध्यम से अध्ययन करना। दूसरा जो ब्रांच है वो है पेलियोग्राफी। पेलियोग्राफी ये प्राचीन लेखों का अध्ययन है। ये लेख अभिलेख में भी हो सकते हैं, ताड़पत्र पे भी हो सकते हैं, कागज पे भी हो सकते हैं। प्राचीन लेखों का अध्ययन ये पेलियोग्राफी कहलाता है। तो इतिहास के स्टूडेंट को, तैयारी करने वाले को ये जो शब्दावली है इनके बारे में परिचित होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और बेसिकली जो पेलियोग्राफी है इसमें अभिलेख और पांडुलिपियों दोनों का अध्ययन होता है। अक्षरों में परिवर्तन समय के साथ कैसे कैसे हुआ, जैसे प्राकृत भाषा से फिर धीरे धीरे कैसे वो वर्तमान मध्यकाल तक कैसे परिवर्तित हुआ, अक्षरों में कैसे दूसरी लिपि में परिवर्तन हुआ, समय और स्थान के साथ साथ स्पेस एंड टाइम के साथ साथ कैसे अक्षरों में परिवर्तन होता है, ये सारा जो व्यवस्थित अध्ययन है ये पेलियोग्राफी में आता है। वर्णमाला की उत्पत्ति, विकास, इसमें दूसरी भाषा उससे कैसे बनी, ये सभी का सारा अध्ययन इस पेलियोग्राफी में आता है। केवल लेखों का अध्ययन ही नहीं है, शब्दों में परिवर्तन समय के साथ कैसे परिवर्तन हो रहा है, शब्दों में परिवर्तन, वर्णमाला की उत्पत्ति, अक्षरों में परिवर्तन। शब्दों से परिवर्तन से मतलब मेरा तात्पर्य है अक्षरों में परिवर्तन। तो ये सभी चीज़ें पेलियोग्राफी में आता है। इसके अलावा एक आती है ग्राफोलॉजी। ग्राफोलॉजी के द्वारा में क्या है, ग्राफ का मतलब होता है लिखना। तो व्यक्ति की लिखावट के माध्यम से उसके व्यक्तित्व और चरित्र का अध्ययन किया जाता है, ग्राफोलॉजी। इसमें लिखावट के माध्यम से व्यक्ति के चरित्र का अध्ययन, चरित्र भी कह दो, व्यक्तित्व का कह दो, चरित्र का अध्ययन। अगर राइटिंग साफ है तो कहते हैं सुलझा हुआ व्यक्तित्व है। राइटिंग इलिजिबल है, गांधी जी की तरह समझ में नहीं आ रही तो कहेंगे, लोग कहते हैं कि साहब बड़ा इसकी राइटिंग ही समझ में नहीं आ रही, बड़ा उलझा हुआ व्यक्तित्व है। इस तरह के सामान्य हम अंदाज गैस वर्क करते हैं, वो सभी की सभी चीज़ें ग्राफोलॉजी में शामिल होती हैं। इसी तरह सिग्लियोग्राफी होता है। सिगिल का मतलब होता है मोहर। सिग्लियोग्राफी, इसमें सिगिल का मतलब होता है मोहर। तो सिग्लियोग्राफी में जो सील और मोहरों का अध्ययन होता है। सील और मोहर, देखो इसको न्यूमिस्मेटिक्स से कन्फर्म मत कर देना। सील और मोहर का मतलब एक राजकीय सील, एक मोहर लगाई जाती है, उसका अध्ययन। ये न्यूमिस्मेटिक्स नहीं है, मुद्रा शास्त्र। यहाँ पर सिक्कों का अध्ययन होता है, ये मोहर सिक्के नहीं है, यहाँ पर सिक्कों का अध्ययन होता है। और यहाँ पर जो एक रॉयल इंसिग्निया, जैसे हम हड़प्पा काल में कहते हैं कि एक श्रृंगी जो पशु है वो एक सील के रूप में काम में लिया जाता था। तो इस तरह से जो सील है उसका अध्ययन किया जाता है, जो मोहर लगाई जाती है उसका अध्ययन। यहाँ मुद्रा से तात्पर्य नहीं है, तो सीलों और मोहरों का अध्ययन होता है। इसको दूसरा नाम है स्पेजिस्टिक। स्पेजिस्टिक, स्पेजिस्टिक भी इसको कहा जाता है, स्पेजिस्टिक भी कहा जाता है। तो मैं फिर से ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि यहाँ सिग्लियोग्राफी और न्यूमिस्मेटिक या जो मुद्रा शास्त्र है, इन दोनों का अंतर समझ लेना। न्यूमिस्मेटिक या मुद्रा शास्त्र सिक्कों का है, और ये है मोहर या सील, जो राजकीय ठप्पा लगाया जाता है उसका
अध्ययन वाली जो शाखा है वो सिग्लियोग्राफी है। इतना मेरे हिसाब से बताने के बाद में भी अगर कोई गलती करता है तो ये आपका विशेषाधिकार है गलती करने का, आप गलती कर सकते हैं। अब अगली जो ब्रांच है वो है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी ये इसमें भाषा का अध्ययन होता है। इसमें फिलोलॉजी में इसमें भाषा के अध्ययन के द्वारा इतिहास की घटनाओं का पता चलता है कि इस तरह की घटना। भाषा का अध्ययन का मतलब यहाँ लैंग्वेज लिटरेचर के पॉइंट ऑफ से व्यू से नहीं है, ये सारी हिस्ट्री की अध्ययन की हिस्टोरियोग्राफी की अलग अलग ब्रांचेज है, अध्ययन में मदद करती हैं, अलग अलग ब्रांचेज है। भाषा के अध्ययन के माध्यम से ऐतिहासिक घटनाओं का पता चलता है। इसको आप इसी से मिलता जुलता एक शब्द और आता है फिलाटेली। इसमें जो भी डाक टिकट है या इस तरह के जो पुराने सिक्के हैं इनके अध्ययन इनको इकट्ठे करने वाली जो चीज़ें हैं उसको फिलाटेली कहा जाता था। तो इस फिलोलॉजी को फिलाटेली से आप कंफ्यूज मत कर देना। एक आता है एपिग्राफी। एपिग्राफी एपिग्राफी यानी प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन। प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन ये एपिग्राफी कहलाता है। प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। इसी तरह से आइकोनोमेट्री है, प्रतिमा मान विज्ञान। आइकोनोमेट्री प्रतिमा मान विज्ञान। प्रतिमा मान विज्ञान का मतलब है कि जो भी स्कल्पचर बनाई जाएगी उसकी लंबाई चौड़ाई फेशियल, उसकी नाक आँख उसकी साइज, उनका एग्जैक्ट साइज होगी, मान होगा, वो एक निश्चित प्रोपोर्शन में होगी। ऐसे नहीं कि कैरिकेचर या कार्टून बना दिया जाए। हम देखते हैं कि मूर्ति का नाक नक्श बिल्कुल इस तरह का होता है कि वो जीवंत प्रतीत होती है। तो वो सारी की सारी एग्जैक्ट मान प्रोपोर्शन अनुपात में एक वैल्यू में होती है। इसी को आइकोनोमेट्री कहा जाता है। इसी तरह से कैंपेनोलॉजी एक और है। ये है घंटा विज्ञान। अलग अलग घंटा और घंटे और घंटियाँ अलग अलग साइज की, इनके अध्ययन का। हालांकि इसको कई बार लोग घंटियाँ बजाने वाली उसके में भी कंफ्यूज कर लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इसका सही जो अर्थ है वो है तरह तरह के आकार के जो घंटे घंटियाँ हैं उनका ऐतिहासिक अध्ययन करने वाली एक विज्ञान है, उसको कहा जाता है। इसी तरह पेलियोंटोलॉजी है जिसे जीवाश्मिकी कहा जाता है। पेलियोंटोलॉजी पेलियोंटोलॉजी जीवाश्मिकी यानी इसके नाम से ही अर्थ स्पष्ट है। अगर पेलियो जीवाश्मिकी दे दोगे तो आप वो कर दोगे, लेकिन पेलियोंटोलॉजी शब्द ही दे दिया तो आप में को कठिनाई हो सकती है। यानी जीवाश्मों के माध्यम से इतिहास का अध्ययन। प्राचीन काल में बहुत सारे हम खास तौर पर प्रागैतिहासिक काल का पूरा अध्ययन ही जीवाश्मों पर, निम्न पूरा पाषाण काल इनका तो अध्ययन ही पूरा जीवाश्मों पर आधारित है। तो इसको पेलियोंटोलॉजी कहा जाता है। इसी तरह अस्थि विज्ञान है, अस्थियों या हड्डियों के द्वारा, जिसे ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। OSTEOLOGY ऑस्टियोलॉजी। हड्डियों के माध्यम से मानव का जो अध्ययन है उसे अस्थि विज्ञान कहा जाता है। इसी तरह एक हेरल्ड्री नाम से एक ब्रांच और है, हेराल्ड्री। हेराल्ड्री इसके दो अर्थों में इसको हम समझ सकते हैं। एक तो जो महत्वपूर्ण प्राचीन वंश हैं उनके संदर्भ में, प्राचीन वंश और उनकी वंशावलियों का अध्ययन, और दूसरा इसका जो अध्ययन है वो विशेष रूप से यूरोपीय इतिहास में हम देखते हैं, भारत में भी देखते हैं कि शस्त्रागार के या हर राजा के सेना के शस्त्रागार के अलग अलग प्रतीक चिन्ह होते थे। तो एक वंशावली का अध्ययन भी होता है
और इसमें शस्त्रागारों का ये प्रतीक चिन्ह का अध्ययन भी होता है। प्रतीक चिन्ह का अध्ययन भी होता है। तो ये बेसिकली आज की इस क्लास में मैं सोच रहा था कि घंटे भर में हो जाएगी, लेकिन टाइम थोड़ा सा लगा है। और अगर पूरी चीज़ देखी जाए तो इसके अंदर हमने नेचर ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस, इन्फेरेंस एंड फैक्ट, प्रूफ एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, लिटरेरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन, ऐतिहासिक व्याख्या तक के टॉपिक को कर लिया है। अब जो नेक्स्ट क्लास अपनी होगी उसमें होगी जनरल लॉज मॉडल, हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉजेशन, ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता और कारणता। और उससे अगला जो टॉपिक है वो होगा डिल्थे, क्रोसे और कॉलिंगवुड। मैंने हर्डर बोल दिया था, डिल्थे, क्रोसे और कॉलिंगवुड। ये तीन जो आइडियोलॉजिकल आइडियलिस्टिक जो ट्रेडिशन है, इसके ऊपर इन चीज़ों का जो है वो अध्ययन अपना नेक्स्ट क्लास में होगा। तो इतना होने के बावजूद अनफॉर्चुनेटली पिछली एग्ज़ाम में जो प्रश्न आया है वो मैं फिर से, जैसा मैंने शुरू में बताया था, मैं फिर रिपीट कर दूं कि प्रश्न यही आया था कि अतीत की घटनाओं के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों का विवरण क्या कहलाता है? प्राथमिक स्रोत। तो टॉपिक देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन टॉपिक है बहुत ही छोटा, और इसको आप 10-12 घंटे तक भी खींच सकते हो, 15 घंटे भी खींच सकते हो, और आधे पौने घंटे या 1 घंटे में भी कवर कर सकते हो। टॉपिक बहुत सरल है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।